हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको पता होगा कि आरबीआई के द्वारा टाइम टू टाइम कई सारे सर्कुलर और गाइडलाइन है जो कि इशू की जाती है। तो रिसेंटली आरबीआई के द्वारा 2 दिसंबर 2024 को एक सर्कुलर है जो कि इशू किया गया है और ये सर्कुलर जो है वो सेविंग अकाउंट होल्डर के लिए है। अब मान लो अगर कोई भी पर्सन है जिनका सेविंग अकाउंट में या फिर मान लो करंट अकाउंट में या फिर उन्होंने कोई एफडी या आरडी करा रखी है सेविंग अकाउंट में और उन अकाउंट में उनके द्वारा 4 ऐसी मिस्टेक है जो कि की जाती है, तो उस केस में उनका अकाउंट जो है वो जब्त किया जा सकता है और उनके अकाउंट में जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा जो है वो आरबीआई के अकाउंट यानी कि डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड जो है उसमें ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो अब आरबीआई के द्वारा जो ये सर्कुलर इशू किया गया है इसके प्रोविजन आप पे 1 जनवरी 2025 से एप्लीकेबल हो गए हैं। तो हाय एवरीवन, दिस इज सी दीपिका जैन हियर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कि ऐसी कौन सी 4 मिस्टेक है जो कि स्पेशली आपको अपने सेविंग अकाउंट जो है उसमें नहीं करनी है, और साथ ही आज की ये वीडियो उन पर्सन के लिए यूजफुल होने वाली है जिनका ऑलरेडी एफडी या आरडी में इन्वेस्टमेंट कर रखा है लेकिन लंबे टाइम तक उन्होंने कोई भी ट्रांजेक्शन अपने बैंक अकाउंट में नहीं किए हैं। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। तो अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो ये 2 दिसंबर 2024 को सर्कुलर इशू किया गया है, ये सर्कुलर ऑल कमर्शियल बैंक यानी कि इंडिया में जितने भी कमर्शियल और नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनको इशू किया गया है, एक्सक्लूडिंग रीजनल रूरल बैंक, यानी कि इसमें जो ग्रामीण क्षेत्र के बैंक हैं उनको इंक्लूड नहीं किया जाएगा। और साथ ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सभी बैंकों को ये भी इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किए गए हैं कि यदि उनके बैंक अकाउंट में कोई कस्टमर के ऐसे अकाउंट है जो कि इनऑपरेटिव है, यानी कि लंबे टाइम से उसमें किसी तरह का कोई भी ट्रांजैक्शन है जो कि नहीं किया जा रहा है, या कोई भी अनक्लेम डिपॉजिट है जिसके संबंध में कोई भी क्लेम करने नहीं आ रहा है, तो ऐसे सभी अकाउंट जो है वो आरबीआई के द्वारा जब्त कर लिए जाएंगे और उन अकाउंट में जितना भी पैसा है वो डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड जो है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। और साथ ही आरबीआई के द्वारा जो ये सर्कुलर इशू किया गया है, इस सर्कुलर में आपको 4 मिस्टेक बताई है जो कि आपके सेविंग अकाउंट में आपको नहीं करनी है। तो अब ये 4 मिस्टेक कौन सी है इसको हम डिटेल में समझ लेते हैं। फर्स्ट है नो ट्रांजेक्शन्स। तो अब मान लो यदि आपने पिछले 1 साल में अपने सेविंग अकाउंट में किसी भी तरह का कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं किया है, यानी कि कोई भी डेबिट एंट्री नहीं है, कोई भी क्रेडिट एंट्री नहीं है, ना ही आपने कोई कैश डिपॉजिट कराया है, ना ही आपने कैश का विड्रॉल किया है, तो उस केस में फिर आपका जो ये अकाउंट है उस पर 1 जनवरी 2025 से आरबीआई के द्वारा एक्शन लिया जाएगा। यानी कि आपके अकाउंट में जितना भी पैसा पड़ा है वो सारा का सारा पैसा आरबीआई के अकाउंट डिपॉजिटर एजुकेशन अवेयरनेस फंड जो है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। अब क्या होता है कि कई बार जो स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी होते हैं उनके द्वारा स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है, तो उसके लिए उनका क्या जीरो बैलेंस पे अकाउंट जो है वो ओपन कराया जाता है। तो अब यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जाती है वो उनके अकाउंट में क्रेडिट भी हो जाती है और स्टूडेंट्स को इस स्कॉलरशिप का बेनिफिट भी मिल जाता है, लेकिन उसके बाद लंबे समय तक उनके द्वारा इस अकाउंट में कोई भी ट्रांजेक्शन्स नहीं किए जाते हैं। और साथ ही गवर्नमेंट कई बार स्कीम भी लेके आती है जैसे कि जनधन योजना, तो इसमें काफ़ी सारे पर्सन हैं जो कि अपने अकाउंट ओपन भी कराते हैं और इस योजना का बेनिफिट भी ले लेते हैं। और कई बार क्या होता है कि जैसे सीनियर सिटीजन है उनको अपनी पेंशन जो है वो सेविंग अकाउंट में मिलती है, तो जिन पर्सन को नीड होती है वो तो अपने अकाउंट से कैश जो है वो विड्रॉल कर लेते हैं, लेकिन काफ़ी सारे पर्सन होते हैं जैसे कि सीनियर सिटीजन के द्वारा एफडी या आरडी में इन्वेस्टमेंट किया जाता है तो वहाँ से उनको इंटरेस्ट इनकम भी मिलती है। तो अब उनके पास ऑलरेडी इनकम होती है तो वो क्या करते हैं कि अपने बैंक से कैश जो है वो विड्रॉल नहीं करते हैं। तो उस केस में क्या होता है कि उनकी पेंशन की इनकम है या फिर उनको कोई एफडी या आरडी से जो इंटरेस्ट मिल रहा है वो सब उनके अकाउंट में क्रेडिट होता जाता है, लेकिन उनके द्वारा उस अकाउंट में कोई भी डेबिट की एंट्री नहीं की जाती है। तो उस केस में क्या होगा कि अब मान लो अगर आपकी कोई एफडी है जो कि मैच्योर हो गई लेकिन आपने पैसा जो है वो सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं किया है, या फिर मान लो आपने विड्रॉल नहीं किया है और ऐसा आपके अकाउंट में 1 साल से ज़्यादा हो जाता है, तो उस केस में आरबीआई क्या करेगी, आपका जितना भी पैसा है वो ट्रांसफ़र कर देगी। तो इसके लिए आपको कम से कम एक ट्रांजेक्शन हर महीने में अपने बैंक अकाउंट में करना है ताकि आपका बैंक अकाउंट जो है वो बंद ना हो। नेक्स्ट है इरेगुलर अकाउंट। तो अब मान लो यदि आपके द्वारा बैंक में जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो इन्फॉर्मेशन आपके बेसिक डॉक्यूमेंट यानी कि आपके पैन कार्ड या आधार कार्ड से मैच नहीं हो रही है, जैसे कि आपका नेम हो गया, फादर नेम हो गया, डेट ऑफ बर्थ हो गया, रेजिडेंशियल एड्रेस हो गया, या फिर मान लो आपकी केवाईसी जो है वो लंबे टाइम से पेंडिंग चल रही है, या फिर आपने केवाईसी अपडेट नहीं की है, या फिर मान लो अगर आपका बैंक अकाउंट में पैन ही लिंक नहीं है, या फिर आपने मान लो बैंक अकाउंट में कोई भी नॉमिनी ऐड नहीं कर रखा है। अब हो सकता है कि जैसे आपके आधार कार्ड और पैन कार्ड में जो नेम है वही मिसमैच आ रहा है, जैसे कि मान लो पैन में आपका नाम आ रहा है रीना, आधार कार्ड में आपका नाम आ रहा है रीना कुमारी, अब बैंक में जो आपने डिटेल दे रखी है वहाँ पे आपने अपना नेम दिया है रीना शर्मा। तो इस तरीके से अगर आपका नेम में मिसमैच है तो आपको फ्यूचर में काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आप नेट बैंकिंग के थ्रू भी नॉमिनी जो है अपने बैंक अकाउंट में ऐड कर सकते हैं,
और यदि आपने अभी तक अपना पैन जो है वो बैंक में लिंक नहीं कराया है तो आप बैंक में जाके अपना पैन जो है वो ज़रूर लिंक करा लें। नेक्स्ट है सस्पिशियस अकाउंट। तो अब मान लो यदि आपके सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ ऐसी एंट्री है जो कि सस्पिशियस नेचर की है, यानी कि जिसके संबंध में आपके पास कोई भी प्रूफ अवेलेबल नहीं है, ना ही आपने जिसके संबंध में कोई रिकॉर्ड है जो कि मेंटेन कर रखे हैं, या फिर मान लो आपने यूपीआई के थ्रू अनलिमिटेड ट्रांजेक्शन है जो कि अपने सेविंग अकाउंट में कर रखे हैं, या फिर मान लो आपने कोई बिजनेस रिसिप्ट है जो कि आपके सेविंग अकाउंट में ली है और वो पूरे फाइनेंशियल ईयर में 40 लाख रुपये से ज़्यादा हो जाती है तो भी आपने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं लिया है, या फिर मान लो आपकी बिजनेस इनकम है जो कि बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट से ज़्यादा है फिर भी आपने आईटीआर फाइल नहीं की है। यानी कि अगर आपके द्वारा सेविंग अकाउंट में एक लिमिट से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस किए जाते हैं तो ये अकाउंट जो है वो आरबीआई के द्वारा सीज कर लिए जाते हैं और इसमें जितना भी आपका पैसा पड़ा है वो सारा का सारा पैसा जो है वो आरबीआई के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। नेक्स्ट है अकाउंट फ्रीज। तो अब मान लो यदि आपके द्वारा अपने सेविंग अकाउंट में किसी भी तरह की कोई इलीगल एक्टिविटीज़ की जाती है या कोई भी साइबर क्राइम किया जाता है तो उस केस में क्या होता है कि आरबीआई के द्वारा आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज़ कर दिया जाता है। अब मान लो जो आपका अकाउंट फ्रीज़ किए 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है और आप बैंक में जाके उसको फिर से अनफ्रीज़ नहीं कराते हैं तो उस केस में 1 जनवरी 2025 के बाद में आपका जो बैंक अकाउंट है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा और उसमें जितना भी पैसा है वो सारा का सारा पैसा आरबीआई के अकाउंट जो है उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा। तो अब आरबीआई के द्वारा आपका जो अकाउंट है ये जब्त ना किया जाए इसके लिए आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो उसमें फर्स्ट है कि यदि आपकी कोई भी इनकम हो रही है तो उस केस में आप अपनी आईटीआर जो है वो ज़रूर फाइल करें। दूसरी चीज़, अगर आपका फाइनेंशियल ईयर में जो टर्नओवर है वो 40 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाता है या जो प्रोफेशनल रिसिप्ट है वो 20 लाख रुपए से ज़्यादा हो जाती है तो उस केस में आप अपना जीएसटी में रजिस्ट्रेशन जरूर लें। तीसरा, यदि आप अपने बैंक सेविंग अकाउंट में किसी भी तरह के अननेसेसरी ट्रांजेक्शन करते हैं कैशबैक के चक्कर में तो ऐसे अननेसेसरी ट्रांजेक्शन जो है उनको अवॉइड करें और साथ ही अपने बिजनेस से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन्स करते हैं वो सेविंग अकाउंट में ना करके करंट अकाउंट में करें। चौथा, अगर आपके द्वारा कोई भी बड़े ट्रांजेक्शन्स किए जाते हैं यूपीआई के थ्रू, पेटीएम के थ्रू, तो इन सभी ट्रांजेक्शन्स का प्रॉपर रिकॉर्ड्स जो है वो मेंटेन करके रखें कि आपका पैसा कहाँ आ रहा है और आपने पैसा का जो है वो कहाँ इन्वेस्ट किया है। और लास्ट, आपको टाइम टू टाइम क्या करना है, अपने बैंक में जाके विजिट करना है। अगर आपके बैंक अकाउंट से रिलेटेड कोई भी केवाईसी पेंडिंग है या किसी भी तरह की सस्पिशियस या इरेगुलर एक्टिविटी जो कि आपके बैंक अकाउंट में हो रही है तो उसको एक बार आप जरूर चेक करें। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आपको अपने सेविंग अकाउंट के केस में स्पेशली ध्यान रखनी है। तो आई होप आज की जो ये वीडियो है वो आपके लिए काफ़ी यूजफुल रही होगी। वीडियो से अगर किसी तरह की हेल्प मिली हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।